2 दिन लाहौर में मसरूफियात थी, उनकी मुलाकातें रहीं, उनकी जो सर्विंग ऑफिसर्स हैं उनके साथ भी मुलाकातें हुई और जो रिटायर अफसरान हैं उनके साथ भी मुलाकातें हुई। मेजर हारिस की इयादत के लिए भी वो गए, उनका भी पता किया, वो ज़ख्मी थे। अब ये जो हाजिर सर्विस जो ऑफिसर्स हैं उनके साथ जो मुलाकातें हैं उसमें तो ज़्यादा खबरें हमारे पास नहीं हैं, लेकिन जो रिटायर अफसरान हैं उनको बड़े शिकवे और गिले भी थे और पिछले दिनों वो ये गिले और शिकवे करते रहे हैं। वो ये समझते रहे हैं कि पाक फ़ौज को ये जो पाकिस्तान के अंदर घिनौना खेल खेला गया कि एक बैरूनी साजिश के नतीजे में एक हुकूमत को गिराकर पैसे के इस्तेमाल से दूसरी हुकूमत बना दी गई, पाक फ़ौज को इसको रोकना चाहिए था। जबकि पाक फ़ौज का ये कहना है कि वो रोकने में और करने में दोनों में शामिल नहीं थे। उन्होंने अपने आप को न्यूट्रल किया और उसके नतीजे में पैसे के अंधाधुंध इस्तेमाल से और बैरूनी साजिश के नतीजे में एक हुकूमत गिर गई और दूसरी हुकूमत बन गई और पाक फ़ौज ने अपने आप को इस सारे से बाहर रखा। जो रिटायर अफसरान थे उन्होंने एक बड़ी मुहिम भी चलाई थी, जितने उनके ग्रुप्स हैं उनके अंदर भी वो बात कर रहे थे। अभी आर्मी चीफ के हवाले से जितनी खबरें आई इस बारे में वो सारी डिलीट हो चुकी हैं, ज़्यादातर उनमें से डिलीट हो चुकी हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे जो खबरें हैं वो अभी भी बाकी हैं और उनके ऊपर बातचीत भी हो रही है। मैं कुछ चीज़ें आपके सामने रख देता हूँ। एक तो पाकिस्तान फ्रंटियर ने जो खबर छापी थी उसको उन्होंने डिलीट कर दिया है और मुमकिन तौर पे उनको कहा गया होगा इदारे की जानिब से कि ये ऐसी मीटिंग नहीं है जिसको ऑनर किया जाए। कुछ फैक्ट्स गलत भी हैं, कुछ ठीक भी हैं, कुछ जो रिटायर अफसर बताते भी हैं, कुछ अंदर ओथ भी हैं, वो कहते हैं जी हम नहीं बताना चाहते। लेकिन जो चीज़ें आई सामने मैं आपको बता देता हूँ, सही और गलत का तायुन तो वक्त करेगा, लेकिन उसके अंदर ये यहाँ तक रिपोर्ट हुआ, मैं कह नहीं रहा और मैं ये भी क्लेम नहीं कर रहा कि आर्मी चीफ ने ये कहा, लेकिन ये चीज़ें रिपोर्ट हुई सोशल मीडिया के ऊपर, लगातार रिपोर्ट हो रही हैं। जैसे इससे पहले लोग अपनी अपनी चीज़ें रिपोर्ट करते हैं, ऐसी ये चीज़ें भी रिपोर्ट हो रही हैं। इसमें कुछ लोगों का ये कहना है कि आर्मी चीफ साहब ने इसका इजहार किया इस पॉसिबिलिटी का कि इमरान खान साहब इस मकबूलियत में दोबारा वज़ीर आज़म बन सकते हैं। यानी 4 घंटे तक उनकी ये मुलाकात हुई है, सवाल जवाब का सेशन भी हुआ। अब क्योंकि जब आप सवालात को नहीं सुनते तो आपको समझ नहीं आती कि वो जवाब जो है वो किस कॉन्टेक्स्ट में था। यानी अगर कोई सवाल पूछे कि क्या इमरान खान दोबारा वज़ीर आज़म बन सकते हैं, मकबूलियत उनकी बहुत बढ़ गई है, तो आर्मी चीफ अगर ये कहते हैं कि जी बिल्कुल बन सकते हैं जो आप देख रहे हैं बाहर हालात, तो अगर खाली आप जवाब लेंगे तो उससे कोई और तासुर बनेगा, सवाल के साथ लेंगे तो आपको और तासुर बनेगा। तो 4 घंटे की मुलाकात को पूरा तो रिपोर्ट किया नहीं जा सकता, तो मेरे ख्याल में इसीलिए इसको रिपोर्ट नहीं किया जा रहा। बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे और फौज ने इसको क्यों ज़रूरी समझा। देखें, फौज के ऊपर एक बड़ा संगीन एलिगेशन लगा है। एक तरफ तो बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब की हुकूमत जो गिरी है इसके पीछे फौज का हाथ है, कुछ लोग ये कह रहे हैं। कुछ लोगों का ये कहना है कि ये जो हुकूमत गिरी है इमरान खान साहब की, इसको फौज रोक सकती थी, लेकिन फौज ने वो घिनौना खेल जो पाकिस्तान में खेला गया उसको खेलने दिया, उसके अंदर कोई रुकावट नहीं डाली और जो एक अमरीकी मुदाखलत थी उसको होने दिया। और उसको रोकने के लिए फ़ौज जो किरदार अदा कर सकती थी, जिस तरह पैसा चल रहा था, जैसे पैसा इस्लामाबाद में पहुंचाया गया, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अगर ये एक सवाल का जवाब ही ढूंढ लेना आर्मी और ये पता करेंगे ये पैसा इस्लामाबाद में कैसे पहुंचा है, तो इसी में बहुत सारे सवालों का जवाब है। लेकिन चले आगे बढ़ते हैं। आर्मी चीफ ने बातचीत करते हुए जो क्लेम किया गया, उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि हम अगले इंतखाबात की तरफ बढ़ रहे हैं। और ये मैंने कल भी आपको बताया था, कुछ अहम लोगों से मेरी बातचीत होती है तो वो यही कह रहे हैं कि इंतखाबात की तरफ पाकिस्तान बढ़ रहा है और बहुत तेज़ी से नए इंतखाबात आने वाले हैं। ये हुकूमत बजट के बाद नहीं चलेगी, मैक्सिमम ये हुकूमत एक बजट पेश कर सकती है और बजट पेश करना जो है एक कंपल्शन है, एक ज़रूरत है, वो तो इस हुकूमत को पेश करना पड़ेगा। लेकिन बजट पेश करने तक ये अपने भी कुछ काम निकाल देगी, वो मैं आपको बताता हूँ कौन से काम निकालेगी। उन्होंने कहा कि इंतखाबात की तरफ बढ़ रहे हैं और साफ शफाफ इंतखाबात होंगे, ऐसा लगता है कि इमरान खान दोबारा वज़ीर आज़म मुंतखब होंगे, जिसे हम दिलो जान से कबूल करेंगे। अच्छा, इसमें कुछ लोग जो है वो ऐसी चीज़ें भी रिपोर्ट कर रहे हैं कि फ़ौज को शिकायत है इमरान खान से कि वो एरोगेंट हैं, मगरूर हैं, खुदसर हैं और बात नहीं सुनते और हमने उनकी बड़ी मदद की है और उन्होंने रखने डाले चीज़ों के अंदर, और इस किस्म की चीज़ें जो है वो रिपोर्ट हो रही हैं। लेकिन फ़ौज की जानिब से तरदीद है और उन्होंने ऐसी कोई चीज़ जारी नहीं की, तो आर्मी चीफ की जो चीज़ फ़ौज जारी करेगी वही चीज़ सामने आएगी। लेकिन ये चीज़ें इस तरह की चल रही हैं सोशल मीडिया पे, मैंने कहा मैं आपके सामने रख दूँ। एक सिनेरियो है और फौज इस वक्त ये ज़रूरी समझ रही है कि जो उनका परसेप्शन बिगाड़ने की एक कोशिश की जा रही है वो ना हो पाए, और उसके लिए ISPR भी काम कर रहा है बतौर एक महकमा, वो भी लोगों से मुलाकातें कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं। आर्मी चीफ खुद भी मुतहर्रिक हैं, क्योंकि देखिए फ़ौज और अवाम के अंदर खलीज पैदा नहीं की जा सकती और ये नाकाबिले बर्दाश्त होती है। जैसा कि आर्मी चीफ ने स्टेटमेंट दिया कि फ़ौज अपनी ताकत
आवाम से लेती है और खलीज पैदा करने की कोशिश बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये आर्मी चीफ ने कहा है। दूसरा, वो जो मेजर हारिस वाला मामला, उसमें गलती मेजर हारिस की भी निकली है कि इसने, हालांकि हमारा दोस्त है वो, लेकिन वो कहते हैं पहले इसने विंडस्क्रीन तोड़ी उनकी गाड़ी की, उसके बाद फिर उनका रिएक्शन था। बहरहाल ये तो अभी पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है, आने वाले वक्त में सारी चीज़ें जो हैं वो सामने आ जाएंगी। कुछ और खबरें बड़ी इंपॉर्टेंट, एक तो मुझे मेरे एक दोस्त ने वीडियो भेजी लंदन से, ये PMLN के कारकुनों ने बड़ा रोला डाला हुआ था, अहमद मीर ने शोर मचाया हुआ था कि जमायमा के घर के बाहर ये कर देंगे, वो कर देंगे, इतने बंदे आ जाएंगे, अवाम आ जाएगी। वो मैंने 3 दफ़ा गिने, ये वीडियो के अंदर आप देख लें, ये टोटल जो है वो 23-24 बंदे हैं। तो 23 से 24 बंदे जो हैं वो एक वीडियो बनाने वाला अगर मैं डाल दूं तो 24 हो जाते हैं, उसको निकाल दूं तो 23 हो जाते हैं। तो इन बंदों ने, जम्मे गफीर ने मिलके जमायमा के घर के बाहर एहतजाज किया। यानी उसकी कॉल PMLN ने दी हुई थी, पॉलिटिकल पार्टी उसको सपोर्ट कर रही थी, हजारों ट्वीट चल रहे थे, लाखों की तादाद में लोग उस पर रिस्पॉन्ड कर रहे थे। बंदे कितने पहुंचे? 2 दर्जन नहीं पूरे हुए PMLN से वहां बरतानिया में। और नवाज शरीफ साहब के घर के बाहर वाला जलसा, उसकी तरह वीडियो देखें, वो एक सड़क से जुलूस शुरू होता है। पहले तो हाइट पार्क पूरा भर गया जहां पे नवाज शरीफ साहब रहते हैं, पहले तो उन्होंने वो भर दिया, हजारों लोग वहां पहुंच गए। और फिर जो लाइन लोगों की लगी आ रही है वो लगभग 1 किलोमीटर की लाइन है जहां पे लोग चलते हुए हाइट पार्क की तरफ जा रहे हैं, इतनी बड़ी तादाद में। यानी जितने बंदे टोटल नून लीग से इकट्ठे नहीं होते, उतने हजार बंदे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बगैर कॉल के निकल के नवाज शरीफ साहब के घर के बाहर खड़े होकर वहां पे चोर चोर की आवाजें लगा रही है। ये है सूरत हाल जी। 2 एहतजाजों का कंपैरिजन मैंने आपके सामने रख दिया, इसकी तस्वीर भी आप देख लें। यही कंपैरिजन तो परेशान करता है और वो इलेक्शन नहीं होने देते। इसकी एक और मैं आपको मिसाल दे देता हूं, बल्कि आपको सबूत दे देता हूं, ये आपके सामने है। ये एक इलेक्शन हुआ है जी पाकिस्तान में, NA-33, यहां से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक रुकन कौमी असम्बली थे और वो तकरीबन 800-900 वोटों से जीते थे जनरल इलेक्शन में। उनका इंतकाल हो गया और उनके इंतकाल के बाद ये नशिस्त खाली हो गई। इस नशिस्त के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना उम्मीदवार खड़ा किया, नदीम ख्याल, और उसने ये इलेक्शन लड़ा NA-33 से। दूसरी जानिब सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने मिलकर इलेक्शन लड़ा। अच्छा, पिछले इलेक्शन में पार्टी सारियां अलग अलग इलेक्शन लड़ रही थी और PTI अकेली, PTI भी साथ सारी पार्टियों के बीच में लड़ रही थी, तो फतह जो थी वो फिर भी कोई 800-900 की थी। लेकिन इस मरतबा सारी पार्टियां एक तरफ थी और एक तरफ अकेली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी, और फतह जो है वो लगभग 5000 वोटों की है। 4500 वोटों से ज्यादा की फतह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने समेटी है इस इलेक्शन के अंदर जो हंगू में हुआ है। लोग जानते हैं कि ये जीतेगा नदीम ख्याल, फिर ये जाएगा जाके हलफ उठाएगा और हलफ उठाने के बाद तकरीर करेगा और फिर इस्तीफा देके वापस आ जाएगा। इसका इतना ही काम है, इसने जीतना है इलेक्शन, जीतने के बाद इसने कौमी असेंबली में जाना है, कौमी असेंबली में जाकर इसने हलफ उठाना है और हलफ उठाने के बाद इसने इस्तीफा देना है और वापस आ जाना है। इसके बावजूद लोगों ने इसको वोट दिया है। अब आप अंदाजा कर लें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सिचुएशन आप देखें कि लोग एक ऐसे आदमी को वोट दे रहे हैं जिसने असेंबली में रहना ही नहीं है, इस्तीफा देने के लिए वोट दे रहे हैं लोग। लोगों ने जिद बना लिया इस मामले को, फजल रहमान साहब को, नून लीग को, पीपल्स पार्टी को, ANP को, जमात, सबको मिलकर एक दर्दनाक शिकस्त हुई है वहां पे, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अकेला आदमी जीता है। अब वो हलफ लेके वहां पे जाके इस्तीफा दे देगा। ये है जी इस वक्त अपोजिशन की और हुकूमत की सियासत का फर्क। अपोजिशन तो अब तहरीक इंसाफ है और हुकूमत जो है वो 14-15 पार्टियों की है, वो सारे मिलकर हुकूमत कर रहे हैं। 50 रुपए तोशाखाना में जमा करवा के कौमी खजाने में, और 50 रुपए में वो चीज लेकर चला जाएगा। तो 50% इस हुकूमत ने किया था, पहले ये 15% था, और उन्होंने कहा जो भी चीज मैंने ली है वो कानून के मुताबिक और रिकॉर्ड के मुताबिक ली है। मैं इसीलिए तो ये चैलेंज कर रहा था कि इमरान खान को पकड़ो, खातून अव्वल को पकड़ो, जेल में डालो अगर उन्होंने कोई गैर कानूनी काम किया है तो। लेकिन वो तो सिर्फ इसके ऊपर नारे लगाते हैं, सिर्फ इसके ऊपर बात करते हैं, जेल में नहीं डालते, पकड़ते नहीं, केस नहीं बनाते, इसलिए कि इमरान खान ने कानून के मुताबिक जो चीज़ ली वो ली है। उन्होंने साथ ही साथ जो एक शिकवा किया वो आर्मी चीफ के हवाले से उन्होंने किया कि फ़ौज हमारा बहुत ज़रूरी इदारा है, और ये रिपोर्ट हुआ है बाकायदा सहाफ़ियों ने किया, और उन्होंने बहुत साफ इमरान खान साहब ने बात की है। उन्होंने कहा कि फ़ौज जो है वो पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत है और फ़ौज को बिल्कुल किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। और उन्होंने ये कहा कि मुझे पता है
कि जो कुछ भी मेरे बारे में कहा गया है। जनरल बाजवा साहब ने बहुत सारी बातें की हैं बकौल इमरान खान साहब के, और उनको उन बातों का पता है, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं फ़ौज के बारे में और उनके खिलाफ बात नहीं करना चाहता। लेकिन कुछ चीज़ें उन्होंने ऐसी बताई हैं जिनसे बड़े बड़े सवालात पैदा हो गए हैं। पहला सवाल तो ये पैदा हो गया है जो इमरान खान साहब ने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उनके खिलाफ उन्होंने कहा जी हम रेफरेंस दायर करने जा रहे हैं। इमरान खान साहब ने यह दावा किया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है ये हमारा अपोजिशन के साथ कोई फैसला हो नहीं पा रहा था कि किसको बनाए। तब एस्टेब्लिशमेंट ने हमें यह बंदा दिया जिसका नाम है कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा। ये हमें एस्टेब्लिशमेंट ने दिया कि ये अच्छा बंदा है, इससे आप काम ले लें। ये इमरान खान साहब ने कहा और ये अच्छा काम करेगा, अच्छा बंदा है। ये एस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान साहब को उन्होंने कहा, ये तोहफा उधर से आया। अब वैसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में मैं कुछ चीज़ें आपको बताऊं तो इसका फैसला किए बगैर कि क्या वाकई ये तोहफा जो है वो एस्टेब्लिशमेंट ने दिया था, ये तो इमरान खान साहब की बात को वो नेगेट कर सकते हैं। वो कह सकते हैं जी हमने नहीं दिया, इमरान खान ने खुद लिया या अपोजिशन ने दिया, लेकिन इमरान खान साहब कह रहे हैं कि अपोजिशन का और हमारा फैसला नहीं हो पा रहा था, लिहाजा ये नाम जो है वो एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से आया था। ये वो आदमी है जिसने, जब अदालत के अंदर थोड़े दिन पहले केस चल रहा था कि पाकिस्तान में नए इलेक्शन करवाए जाएं या फिर वापस पीछे चले जाएं और शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बनने दें हॉर्स ट्रेडिंग के नतीजे में, तो ऐन फैसले से पहले, फैसला आपको पता है ताखीर का शिकार भी हो गया था, ऐन फैसले से पहले इस आदमी का एक स्टेटमेंट आता है जिसमें यह कहता है इलेक्शन कमीशन कि हम पाकिस्तान में 6-8 महीने तक इलेक्शन नहीं करवा सकते ताकि इलेक्शन वाला चैप्टर फिलहाल बंद हो जाए। और अदालती फैसले पर असरअंदाज होने की इस आदमी ने पूरी कोशिश की। अब अदालत पे असर पड़ा या नहीं पड़ा ये तो एक अलग बात है, लेकिन असरअंदाज होने की इसने पूरी कोशिश की, जिसके बाद इसको बुलवाया भी गया। और उसके बाद क्या हुआ, फिर वो हुआ कि सब कुछ वापस गया, 3 तारीख वापस आई, इमरान खान साहब को हटाया गया, शहबाज शरीफ को लाया गया। वो सारा कुछ इलेक्शन कमीशन ने बहुत टाइमली वो पत्ता खेला था कि 6 से 8 महीने के अंदर हम इलेक्शन नहीं करवा सकते। ये वही आदमी है। फिर ये वो इलेक्शन कमिश्नर है जिसने ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट के ऊपर हमेशा रोड़े अटकाए। ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट के हक में ये आदमी कभी नहीं रहा। फिर ये वही इलेक्शन कमिश्नर है जिसने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का मजाक बनाया, जिसने ये कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे इलेक्शन नहीं होने चाहिए। ये हमेशा उसकी मुखालफत करता रहा। इसने ऐसे ऐसे एतराज़ात किए कि 37 लतीफ़े एक दिन इन्होंने एतराज़ात की सूरत में लाके कौम के सामने रख दिए। मैंने उस पर एक वीडियो की है, ये लिंक उसका मैं दे रहा हूं, आप जाकर इस वीडियो में देख सकते हैं कि इन्होंने किस तरह के लतीफ़े सुनाए थे जब इलेक्शन कमीशन ने एतराज़ किया था इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ऊपर। मिसाल के तौर पे कहते हैं जी औरत को वोट डालने पर कैसे राग़ब करेगी ये मशीन। यानी मशीन अब लोगों के घरों में जाए, दरवाज़ा खटखटाए और कहे कि बाजी आके वोट डाल दो, ये तो वो कर नहीं सकती। फिर उन्होंने कहा मशीन की ईमानदारी के ऊपर कैसे यकीन किया जा सकता है। यानी मशीन अब 5 वक्त की नमाजें पढ़ेगी, रोज़े रखेगी, तब इनको पता चलेगा कि वो मशीन जो है वो ईमानदार है। तो ऐसे अजीबोगरीब एल्फी डाल देगा कोई मशीन के अंदर, ये भी इनका एक एतराज़ था। लोगों को समझ ही नहीं आएगी, हैक हो जाएगी। अजीब अजीब मजाक इन्होंने किए हुए थे जो आम आदमी की समझ से बाहर थी वो चीज़। तो ये इन्होंने किया था। ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के भी खिलाफ था, ये आदमी ओवरसीज वोटों के भी खिलाफ था, ये आदमी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के भी खिलाफ था, ये आदमी जो है वो इलेक्शन टाइम पे करवाने के हक में भी नहीं था। जो इमरान खान साहब ने असेंबलियां तहरील की कि इलेक्शन करवा लो, तो इसी ने तो स्टेटमेंट दिया था कि 6 से 8 महीने में इलेक्शन नहीं हो सकते, जिसके ऊपर सारा वो फड्डा पड़ गया था। और बाद में वो अदालती फैसले पर असरअंदाज होने की इसकी एक कोशिश थी। भारत इमरान खान साहब ने कहा कि ये तोहफा जो है ये एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से आया था, इसके खिलाफ रेफरेंस दायर करने जा रहे हैं। इसने बर वक्त हल्का बंदियां ना करके नाअहली का मुजाहरा किया है। साथ ही इमरान खान साहब ने आइंदा इंतखाबात के बारे में कहा कि सबकी कोशिश है कि इंतखाबात 2023 में हो, लेकिन मुझे अल्लाह पे यकीन है मैं पूरी कोशिश करूँगा। एक मनसूबा ये बनाते हैं और एक मेरा अल्लाह बनाता है, और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि इंतखाबात जो हैं वो हम जल्द अज जल्द करवाएं, और उसके लिए वो कोशिश कर रहे हैं। दौरा रूस के हवाले से उन्होंने कहा कि रूस जाने से पहले जनरल बाजवा को मैंने फ़ोन किया था, जिस पर जनरल बाजवा ने कहा कि हमें रूस जाना चाहिए। रूस से हथियार, तेल, गंदम और गैस की बात की है। रूस गंदम तेल 30% सस्ता देने को तैयार था। आज़ाद खारजा पॉलिसी होती तो ये ना होता। मुल्क माशी खुशहाल होना शुरू हुआ तो साथ ही ये साजिश आ गई। हमें कहा गया रूस ना जाएं, ये तो अमेरिका ने कहा था, जबकि दूसरी जानिब उनका इत्तेहादी इंडिया तेल खरीद रहा था रूस से। हमें कहा गया रूस के खिलाफ यूनाइटेड नेशन में वोट डालें। कौम का कई हज़ार अरब का फ़ायदा किया,
जबकि रेकोडिक और कारके के मसाइल भी मैंने हल किए हैं। अमरीकी साजिश के बारे में उन्होंने कहा कि नवंबर में यह साजिश शुरू हो गई थी, जनवरी में तहरीक-ए-एतमाद लाने का प्लान हुआ था और अमरीकी सफारतखाने ने हमारे नाराज़ MNAs के साथ मुलाकातें की और अमरीकी धमकी आने के बाद इत्तेहादी भी उनके साथ मिल गए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के मीडिया में बदतरीन पाबंदियां लग गई हैं। कहाँ हैं वो लिबरल्स जो मीडिया की आज़ादी की बात करते थे? ये साजिश कामयाब हो गई तो कोई वज़ीर-ए-आज़म अमरीका की धमकी के सामने कभी खड़ा नहीं होगा। कौम ने इस साजिश को तस्लीम कर लिया तो मुल्क के साथ बहुत बुरा होगा। इंडिया अमरीका ने डू मोर की बात की है, किसी ने अभी जवाब दिया? ये जो थोड़े दिन पहले नरेंद्र मोदी ने और जो बाइडन ने जब बात की तो दोनों मुल्कों ने जो पाकिस्तान के ऊपर डू मोर का मुतालबा किया और पाकिस्तान को दहशतगर्द करार देने की कोशिश की, तो इसके ऊपर तो कोई जवाब नहीं दिया शहबाज शरीफ ने। उल्टा शहबाज शरीफ ने नरेंद्र मोदी को जो खत लिखा उसमें मकबूजा कश्मीर लिखने के बजाय लिख दिया जम्मू कश्मीर। भाई मकबूजा कश्मीर लिखो, उन्होंने ऑक्युपाई किया हुआ है, आप जम्मू कश्मीर लिख रहे हैं और उसमें कोई तस्करा नहीं किया 5 अगस्त के इकदामात का। 5 अगस्त 2019 के इकदामात का कोई तस्करा नहीं किया, जानबूझकर नहीं किया शहबाज शरीफ साहब ने। इमरान खान साहब ने एक स्टेटेड पोजीशन ली हुई थी कश्मीर पे कि भारत के साथ किसी किस्म की कोई नेगोशिएशन तब तक नहीं होगी जब तक कि वो 5 अगस्त के इकदामात को वापस नहीं ले लेता। लेकिन शहबाज शरीफ साहब के आने के बाद क्योंकि हुकूमत तब्दील हो गई है तो उन्होंने एक नई पोजीशन ले ली है और 5 अगस्त वाली शर्त भी खत्म हो गई है और अब शहबाज शरीफ साहब जब चाहें भारत के साथ बातचीत कर सकते हैं, जब चाहें नेगोशिएशंस कर सकते हैं। फिर इमरान खान साहब ने नई हुकूमत के बारे में कहा कि FIA में तब्दीलियां कर रहे हैं, धड़ाधड़ कर रहे हैं। 24 अरब की तफ्तीश करने वालों को तब्दील किया जा रहा है, ये नैब और FIA से केसेस खत्म कराएंगे। माफियाज को NRO 2 मिल गया है, लेकिन कौम को आज़ादी के लिए निकलना होगा। शहबाज शरीफ अभी से इंजीनियरिंग कर रहा है और शहबाज शरीफ की काबीना वैसे अभी तक नहीं बनी। वैसे ये एक अजीबोगरीब बात है, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। लेकिन इलेक्शन कमीशन के अंदर इन्होंने तकरीरियाँ तबादलियाँ शुरू कर दी हैं। तबादले इलेक्शन कमीशन में हो रहे हैं, धड़ाधड़ हो रहे हैं, बड़े अहम तबादले हुए हैं इलेक्शन कमीशन में और इमरान खान साहब को फारग करने के लिए अब तैयारी की जा रही है। इमरान खान साहब ने बड़े मौके पे ये बात की कि एस्टेब्लिशमेंट ने ये बंदा मुसल्लत किया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर अगर इमरान खान साहब की पार्टी को फारग करता है तो इल्ज़ाम एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर चला जाएगा ऑटोमेटिकली। मेरे ख्याल में एक और बड़ी अजीबोगरीब सिचुएशन क्रिएट हो गई है पाकिस्तान के इदारों के लिए और पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए। इलेक्शन ही इसका वाहिद हल है, लेकिन इलेक्शन कमिश्नर जो है वो पूरी तरह इमरान खान की हर चीज़ के खिलाफ जाता है। यानी पीपल्स पार्टी और PMLN की फंडिंग का कोई केस वो नहीं सुनना चाहते और सिर्फ PTI का केस सुनना चाहते हैं और PTI की वाहिद फंडिंग है जो बाकी सबसे ज़्यादा शफाफ और बेहतर भी है। जहां मर्जी दुनिया की कोई फर्म उड़ा के आप ऑडिट करवा लें वो दोनों फंस जाएंगे, ये निकल जाएगा। ये मेरी बात याद रखिएगा आप। अब आ जाए इस बात की तरफ कि काबीना क्यों नहीं बन पा रही। सारे कुछ ना कुछ मांग रहे हैं और शहबाज शरीफ को मुश्किलात में डाल दिया है। तमाम इत्तेहादियों ने एक लंबी फहरिस्त पकड़ा दी है शहबाज शरीफ के हाथ में और शहबाज शरीफ की हालत बुरी कर दी है। इस वक्त जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप वो नाराज़ हो गया है, वो कहते हैं जी फॉरेन इलेक्शन कराओ। और फजलुर रहमान क्यों कह रहे हैं फॉरेन इलेक्शन कराओ, जरा इसको समझें। पाकिस्तान में कई इदारे और कई पॉलिटिकल पार्टीज़ और इवन मीडिया के लोग भी वो ये समझते हैं कि इमरान खान की जो तहरीक है वो रमज़ान के बाद ऐसे नीचे जाएगी, यूँ नीचे जाएगी। उनको लगता है ये तहरीक नीचे की जानिब जाएगी, इसलिए वो असेसमेंट कर रहे हैं कि इलेक्शन अगर साल बाद करवा लें या 6 माह बाद करवा लें तो ये तहरीक बहुत नीचे चली गई होगी और इलेक्शन में फ़ायदा वो कमा लेंगे बहुत सारी चीज़ों को बदल के। लेकिन फजलुर रहमान साहब बड़े सियाने सियासतदान हैं, उनको ये पता है कि ये नीचे नहीं जाएगी। अगर कोई तहरीक रमज़ान में चल सकती है तो ये फिर ऊपर की तरफ जाएगी और ये बढ़ते बढ़ते वहाँ पहुँच जाएगी कि कल को इलेक्शन लड़ना एक मुसीबत बन जाएगी इमरान खान के ख़िलाफ़। इसलिए वो जल्द अज जल्द इलेक्शन लड़ने की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी नाराज़ हो गई है, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें मांग ली हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी गैर मुल्की दौरे पे चले गए हैं, जब तक लंदन से वापस नहीं आएंगे तब तक कोई फैसला नहीं होगा। ये एक नया मुद्दा खड़ा हो गया है। जबकि MQM वो भी जो है वो अपने आप को अब बाहर कर रही है, इस उम्मत के बोझ से निकलने की कोशिश कर रही है। इमरान खान के साथ भी खड़ी नहीं हो रही, लेकिन इस हुकूमत के साथ खड़े होने से भी डर रही है। वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब साबित करें कि उनके खिलाफ साजिश हुई है तो फिर हम उनका साथ देने के लिए तैयार हैं। तो बात यह है, जिस वक्त वो वज़ीर आज़म थे वो आपको बुला रहे थे कि काबीना की मीटिंग में आएँ, आपको दिखाते हैं जो साजिश हुई है, ये मुरासला पढ़िए। अब तो वो मुरासला वो वज़ीर आज़म नहीं है, उनके पास है ही नहीं। अब तो वो किसी को दिखा ही नहीं सकते और अब तो वो साबित भी नहीं कर सकते। अब वो प्राइम मिनिस्टर नहीं है, लेकिन जब उसने साबित करने के लिए बुलाया था आपको उस वक्त ज़्यादा झूले मिल रहे थे इक़्तिदार के।
उस वक्त एमक्यूएम को लगता था कि गवर्नर भी मिल जाएगा, वजारतें भी मिल जाएंगी, मौजा ही मौजा, और इदारे भी इमरान खान के खिलाफ हैं, वो अकेला रह गया है, छोड़ो दफा करो, अमेरिका भी खुश हो जाएगा, तो चलते हैं। लेकिन अब जब कौम खड़ी हो गई है तो कह रहे हैं साजिश साबित करो। तो जब साबित करने के लिए आपको बुलाया था उस वक्त आपने जाने से इनकार कर दिया था, वहां पे भी एमक्यूएम ने ही धोखा दिया था।